श्री शिवाय नमस्ते हम दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएसटी। दिस इज माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो उसमें आज हमें करना है इकोनॉमिक क्राइसिस और साथ ही साथ आज हम करेंगे ईयर्स ऑफ डिप्रेशन जो टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक्स हम साथ साथ में लेके चलेंगे कि चैप्टर ये वाला टॉपिक जो है दोनों ये इंटरकनेक्टेड है थोड़ा बहुत, तो आपको ईजी रहेगा एक्सप्लेनेशन में। तो हम शुरू करते हैं। तो श्री शिवाय नमस्ते हम वेलकम टू मैजिक एसएसटी। दिस इज माधव और हम ये सब कवर कर चुके हैं। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हम कर चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से। तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है? जर्मनी और वॉर रिप्रेशन में 1923 में जर्मनी रिफ्यूज़ कर देता है। आपको पता है जर्मनी के ऊपर आई गेस 6 बिलियन पाउंड्स का वॉर रिप्रेशन लगाया था एलाइड पावर्स ने। तो अब 1923 तक जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से, हैं उसका पैसे ख़त्म हो गए थे। तो फ्रांस ने क्या करा, उसका रूहुर रीजन, तो कौन सा रीजन? रूहुर रीजन उसका ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब उससे छीन लिया। और रूहुर रीजन एक बहुत बढ़िया लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ से उसे पैसे मिल सकते थे। तो फ्रांस ने वही उससे ऑक्यूपाई कर लिया। तो जर्मनी ने इससे बचने के लिए, यानी जो ये क्राइसिस हो रहा था इससे बचने के लिए क्या किया? प्रिंट करना शुरू करा पेपर मनी को, यानी जितनी ज़्यादा करेंसी है उन सबको रैकलेसली उन्होंने प्रिंट करना शुरू करा। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई? तो जो जर्मनी की मार्क वैल्यू है, जर्मनी जैसे इंडियन का रुपीज़ होता है, अमेरिका का डॉलर होता है, वैसे जर्मनी की जो मार्क वैल्यू थी वो फेल होने लगी, बिल्कुल टूटने लगी, गिरने लगी। अब वहीं पर ही उससे क्या क्या हुआ? प्राइसेस जो थे गुड्स के वो इंक्रीज़ होने लगे। सिचुएशन हो गई थी हाइपर इन्फ्लेशन की। और इसी सब चीज़ों में इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि सिंपैथी आई यूएस को। यूएस ने थोड़ा सा यूएस को लगा कि हाँ अब ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने जर्मनी को हेल्प किया बाय डेविस प्लान। डेविस प्लान क्या था? डेविस प्लान में क्या था कि जर्मनी यूएस से पैसे ले रहा है, अपनी कंट्री में थोड़ा बहुत काम करवा रहा है, थोड़ी बहुत से और पैसे मिले और फिर वो एलाइड पावर्स को पैसे दे रहा है। तो ये ऐसा करके उसने यूएस ने हेल्प करा था टू जर्मनी, ताकि वो अपना वॉर रिप्रेशन को कंप्लीट कर सके और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है उसे वो कंप्लीट कर सके। अब आते हैं हम ईयर्स ऑफ डिप्रेशन पे। तो जो जर्मनी की इकोनॉमी थी ना वो थोड़ी बहुत स्टेबल थी 1924 टू 1928। इन 4 सालों में जर्मनी की इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल थी, बट ये सैंड पर बिल्ड हुई थी, मतलब बस स्टेबल ही थी, बट ये कभी भी हिल सकती थी। अब जो जर्मनी की रिकवरी थी ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी बिकॉज ऑफ यूएस। किसकी हेल्प से? यूएस की हेल्प से। और ये कौन सा वो था डेविस प्लान, राइट। तो शॉर्ट टर्म यूएसए की थी। अब क्या हुआ, एक बार बहुत बड़ी चीज़ है, एक बार क्या हुआ कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, क्या था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अब ये क्या है? ये है स्टॉक, एक बहुत बड़ा स्टॉक यूएसए का। तो वो ही क्रैश हो गया, यानी क्या हो गया? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गया। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने अपने शेयर्स लो प्राइसेस की दर से बेचना शुरू कर दिया। नेशनल इनकम जो था यूएसए का फेल हो गया। आप जब जानते हैं एक स्टॉक मार्केट से नेशनल इनकम पता चलता है कंट्री का। तो यूएसए का नेशनल इनकम फेल होने लगा बाय हाफ। अफेक्ट जो था इसका वर्ल्ड वाइड हुआ। और आप जानते हैं 24 अक्टूबर में 13 मिलियन शेयर्स सोल्ड हुए थे। अब इसका ना बहुत ड्रास्टिक, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया टू 40% तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, उनको अपने लोगों की अपनी जॉब छूट गई या फिर उन्हें काम करना पड़ रहा था बहुत कम वेजेस में। अब इससे क्या हुआ? क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज़ होने लगी और जो करेंसी की वैल्यू थी वो तो पहले से ही गिरी रही थी, वो और ज़्यादा गिरने लगी।
कि इनकम और सेविंग पीपल तो ख़त्म हो रहा था और बिजनेस भी रूइंड हो रहे थे, बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे बिजनेस भी। तो इससे क्या हुआ, एक ऐसी फीलिंग बन गई थी प्रोलेटराइजेशन की। कैसी? एक प्रोलेटराइजेशन की फीलिंग बन रही थी, मतलब टू बिकम एम्पावर्ड टू लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, कि एम्पावर्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास में आ जाना, ये एक प्रोलेटराइजेशन की फीलिंग होती है, ये वहाँ पे बन रही थी। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या होने लगी, डिप्रेशन चेंज द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ जर्मनी। जो जर्मनी का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो ही इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने चेंज कर दिया। वेइमर रिपब्लिक को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, नो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी नहीं मिला। इसलिए वेइमर रिपब्लिक के बाद कुछ ज़्यादा इनहेरेंट इफेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था वो ये रहे। इनहेरेंट इफेक्ट्स जो थे वो ये रहे, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इम्पोर्टेंट था वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। इनहेरेंट इफेक्ट्स क्या थे? एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, यानी किसी भी पार्टी को कभी भी कोई मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, जिससे क्या हुआ, लीडिंग टू कॉलाइजेशन हो गया। अब 48 आर्टिकल 48 भी एक बहुत बड़ा इनहेरेंट इफेक्ट था, जिसने प्रेसिडेंट को एक ऐसी पावर दी थी कि वो एमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, जितने भी सिविल राइट्स है लोगों के पास, वो सबको सस्पेंड करके रूल कर सकता था बाय डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप को तब वल्नरेबिलिटी हो रही थी, और उसी सेम टाइम पर पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस, इसलिए लोगों को डेमोक्रेसी से बिल्कुल विश्वास उठ गया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो वेइमर रिपब्लिक चाहते थे कि फॉलो हो, वो उन सभी इनका लोगों का, जर्मनी के लोगों का बिल्कुल विश्वास हट गया था। अब हम करेंगे अगली वीडियो में हिटलर, कि वो हिटलर पावर में कैसा है, और पहले तो हम हिटलर का बैकग्राउंड जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसकी PDF आप मेरे उससे डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो तब तक के लिए बाय बाय, शीश बाय, नमस्ते।